जिस तरीके से ईरान में जो घटना हुई है, सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आयतुल्ला खामनेई की मौत हम्म, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है हम्म, और भारत के लिए तो खास तौर पे चिंता का विषय है। हम्म, अक्सर लोग कहते हैं मुसलमान गद्दार होता है, लेकिन मुसलमानों ने इस देश के साथ हमेशा वफादारी करी और दुनिया का मुसलमान पूरी दुनिया के साथ वफादारी करता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? आयतुल्ला खामनेई भारतीय मूल के नेता माने जाते हैं। अगर कमला हैरिस जीते तो भारतीय मूल का व्यक्ति जीता जी। अमेरिका में देखो लीडरशिप आ गई, भारतीय मूल का व्यक्ति था। अगर भाई एक और था हमारा कोई जो अभी जोहरान ममदानी के अलावा भी एक और था, ऋषि सुनक की बात कर रहा हूँ मैं। ऋषि सुनक जीतते हैं तो भैया देखो भारतीय मूल का जीत गया। तो तुम्हें भाई खामनेई के बारे में भारतीय मूल की बात याद नहीं आती? लेकिन खामनेई की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री के अंदर इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक ट्वीट करके सहानुभूति तक दे सकें, संवेदना तक व्यक्त कर सकें। लेकिन भारत में मोदी जी को पसंद करने वाले गुर्गे, योगी जी को पसंद करने वाले गुर्गे खामनेई की मौत पे लड्डू बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की छवि का खराब करने वाली बात है। ईरान भारत का बहुत पुराना साथी रहा है, ईरान भारत को समर्थन देने वाला साथी रहा है, ईरान भारत के सुख और दुख में खड़े रहने वाला साथी रहा है। भारत को पता होना चाहिए और भारत के लोगों को पता होना चाहिए, उस पिंकी चौधरी जैसे घटिया लोगों को पता होना चाहिए, उन पगलेट लोगों को पता होना चाहिए कि जब यूको बैंक दिवालिया हो रहा था, 2012 की डील डॉक्टर मनमोहन सिंह की डील है, जब यूको बैंक को गेटवे पेमेंट बनाया गया था तो यूको बैंक के अंदर भारत का ईरान से तेल खरीदा गया था उस टाइम पर, और रिफाइनरी कंपनी ने यूको बैंक में पैसा डाला था ईरान से तेल खरीदने के लिए, और ईरान पे प्रतिबंध लग चुका था। 14,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ईरान ने छोड़ा था, सामान देता गया लेकिन पैसा भारत से नहीं पहुंच पा रहा था अमेरिकी प्रतिबंध के कारण। इतना बड़ा एहसान उस देश का, और इस देश का प्रधानमंत्री उस एहसान को चुकाने के बदले खामनेई की मौत पर एक ट्वीट नहीं कर पा रहा। कितने शर्मसाने वाली बात है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया भारत को एहसान फरामोश देश की श्रेणी में गिनेगी, पूरी दुनिया भारत को एहसान ना मानने वालों की श्रेणी में गिनेगी। वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे, सद्दाम हुसैन की बात देखोगे, सद्दाम हुसैन भी भारत का साथी था। अमेरिका पाकिस्तान के युद्ध में भारत का साथ दिया, जब जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ इराक ने भारत का साथ दिया, जब जब भारत पे प्रतिबंध लगे इराक ने भारत का साथ दिया। और उस सद्दाम हुसैन के बारे में यही तटपूजिए जो धार्मिक नेता बने फिरते हैं, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के नेता बने फिरते हैं, जो चंद धर्म के लोगों के मानने वाले नेता बने फिरते हैं, उन लोगों ने कहा सद्दाम हुसैन कायर था, सद्दाम हुसैन के साथ ठीक हुआ। सद्दाम हुसैन का एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन सद्दाम हुसैन को गाली देंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि सद्दाम हुसैन बुरा लीडर था, सिर्फ एक धर्म से खुन्नस थी कि वो मुसलमान था। अगर मुसलमान इस पूरी दुनिया में अपनी वफाओं की मिसाल भी पेश कर दे तो ये चंद धार्मिक लोग उसे गद्दार साबित करने पर तुले हुए हैं। तो खामनेई से अगर कुछ सीखने की बात है तो ये सीखने की बात है कि देशभक्ति क्या होती है, जिंदादिली क्या होती है। किसी ने नारा दिया था हमारे देश में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। यानी इस वतन के लिए हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। और वो खामनेई ने करके दिखाया कि अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वो अमेरिका की जिद के आगे अड़िग रहा। वो अमेरिका जिसने भारतीय लोगों को, भारत के काम करने वाले लोगों को, भारत के युवाओं को प्लेन में बंधक बना के भेजा। हमें तो उस अमेरिका का विरोध करना था ना कि हमारे युवाओं को, हमारे यहाँ के लोगों को बंधक बना के भेजा प्लेन में, बिना खाना पानी दिए हुए, हथकड़ी लगा के भेजा। लेकिन आज अमेरिका के साथ हम खुशी मना रहे हैं, इजराइल के साथ हम खुशी मना रहे हैं जो भारत का शोषण कर रहे हैं, जो भारत के युवाओं को शोषण करते हैं, जो अमेरिका से भारत के युवाओं को ऐसे ही भेज देते हैं, जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, जो भारत पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं। और ज़्यादा फर्क नहीं है भारत और ईरान की स्थिति में। भारत को भी अमेरिका के आगे झुकना पड़ता है, ईरान को भी झुकना था, लेकिन ईरान ने कहा कि एक दिन की जिंदगी जिंदादिली से जिएंगे, 100 दिन मरने से बेहतर, टैरिफ लगने से बेहतर, अमेरिका के प्रतिबंध लगने से बेहतर। अगर प्रतिबंध लगेगा तो अपनी जिद पर लड़ेंगे, अपनी जिद पर जिएंगे। और खामनेई के पास इतना वजूद था, इतनी हिम्मत थी कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम नहीं मानते तुझे सुप्रीम पावर, हम नहीं मानते। और हमारे वाला तो कहता वाह मोदी जी वाह, हेलो नमस्ते ट्रम्प चुनाव प्रचार किए जाते हैं, टैरिफ का विरोध नहीं किया जाता, उल्टा एप्स्टीन फाइल में नाम आता है, गलबैयाँ की जाती है, गड़गड़ाया जाता है अमेरिका के आगे। कम से कम ईरान गिड़गड़ा तो नहीं रहा था, भले ही मौत हो गई, लेकिन जब भी इतिहास में याद किया जाएगा एक जिंदादिल लीडर के तौर पे याद किया जाएगा, एक बुज़दिल लीडर के तौर पे याद नहीं किया जाएगा। और जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं उन लोगों को गुलामी पसंद है, उन लोगों को सुप्रीम पावर की गुलामी पसंद है, उन लोगों को झुकना पसंद है। जो लोग आज़ाद सोच के हैं, जो आज़ाद परिंदों की सोच रखते हैं, जो गगन में उड़ने की भावना रखते हैं, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते, खामनेई हर उस व्यक्ति के नेता हैं। और जिन लोगों को गुलामी पसंद है वो पसंद करेंगे अमेरिका और इजराइल को। क्या गलती थी खामनेई की?
वो अपने देश के लिए न्यूक्लियर पावर चाहता है। भाई तुम्हारे पास अगर तुम परमाणु संपन्न शक्ति हो, और भारत के पास भी प्रतिबंध लगे थे, जब तक भारत परमाणु शक्ति न था किसने प्रतिबंध लगाने की बात की थी? अमेरिका ने लगाया था, साथ दिया था इराक ने, और उस इराक के सद्दाम हुसैन को हम बदनाम करते हैं। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, साथ दिया था ईरान ने, और हम उस ईरान की बदनामी की बात करते हैं, उस ईरान के नेताओं के मजाक उड़ाते हैं। जापान ने विरोध किया था हमारे यहाँ की परमाणु परीक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम जापान के गुणगान कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हम उन नेताओं के विरुद्ध खड़े हैं। तो हमने अपने आप को क्या बना लिया है? हमने अपने देश में कैसी आइडियोलॉजी बनाई है? सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने के लिए। क्या हम अपने दुश्मन और दोस्त को पहचानना भी भूल जाएंगे? क्या इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि किसी की मौत पर संवेदना व्यक्त कर सके? 56 इंची छाती के बीच में बिंदी है। अब 56 नहीं, 5 फुट 6 इंच की 5.6 इंच की छाती बची है, और कुछ नहीं बचा। अरे इजराइल जाते हैं भाई, बड़ा तमगा मिलता है वहां पे, नहीं दिख रहा है आपको ये सब? क्या बेनिफिट मिलता है इजराइल से? और इजराइल क्यों जाना पड़ता है इस देश के प्रधानमंत्री को? कौन सी ट्रेड डील होती है इजराइल से भारत की, सिवाय वॉर मटेरियल के? और कौन सी ट्रेड डील होती है? भारत पूरी दुनिया का आज भी आयातक है। बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं, निर्यात कब करेंगे? और जहां निर्यात की बात होती है वहां टैरिफ लगता है, वहां हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, अमेरिका के प्रतिबंध लगते हैं, और हमें माननी पड़ती है, मजबूरन माननी पड़ती है। और अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा? कभी सोचा अगर ईरान वाली स्थिति में हम हो जाते? ईरान में भी रियाल चलता है, सऊदी में भी रियाल चलता है, अरब में भी रियाल चलता है, दुबई में भी रियाल चलता है, लेकिन दुबई का रियाल एक इंडिया के 23 रुपये खर्च करने के बाद एक रियाल मिलता है, और वहीं ईरान का रियाल आपको 12,000 या 14,000 समथिंग खर्च करने पड़ते हैं। मे भी करेक्ट हो सकता है, 1200 या 1400 भी हो सकता है, लेकिन 12-14 का 12-14 यानी 1 रुपया ईरान का 12-14 रियाल बन जाता है। क्यों बन जाता है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का प्रतिबंध। क्या चाहता है अमेरिका? अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया में कंट्रोल, कि उसकी करेंसी को सर्वोपरि माना जाए, डॉलर को सर्वोपरि माना जाए, उसकी करेंसी को ही महत्वता दी जाए, सारे ट्रेड उसकी करेंसी से हो, ताकि पूरी दुनिया में होने वाले व्यापार का खजाना, व्यापार की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। किस देश को कब प्रताड़ित करना है, कब किसको गुलाम बनाना है, कब किस पर मनमानी चलानी है, यही तो चाहता है अमेरिका। और अगर ईरान इन चीज़ों से इनकार कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अपनी आज़ादी की बात कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अपनी फ्रीडम की बात कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अपने लोगों की बात कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अपने आपको परमाणु संपन्न देश बनाना चाहता है, वो भी इसलिए ताकि वहाँ इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर अच्छे खड़े हो सके, मेडिकल की फैसिलिटीज़ अच्छी हो सके। वो किसी देश को बर्बाद करने के लिए नहीं। उनने दिया था जवाब, उनने कहा था अमेरिका प्रतिबंध हटा ले, सीधी सीधी बात, लेकिन अमेरिका ने उसे प्रताड़ित किया। एक इजराइल देश, कहते 57 इस्लामिक देश हैं, 57 इस्लामिक देश जरूर हैं, 57 इस्लामिक देश भी नहीं कह सकते, 57 वो देश हैं जहां पर इस्लाम बहुसंख्या में है, लेकिन घोषित तो इसमें से 21 ही है ना। 21 देश मानते हैं कि हम इस्लामिक कानून को मानते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियन देश हैं 120 से ज़्यादा, लेकिन घोषित कितने हैं? 12, 13, 14, 21 देश ऐसे हैं जो अपने आप को क्रिश्चियनिटी पे फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के 2-3 देश हैं, और वो कहते हैं कि हम 2-3 हैं, हमें 2-3 को ही घोषित कर दो। 57 होने के बाद 21 की संख्या है, 120 होने के बाद में भाई 12-15 की संख्या है, लेकिन यहाँ 2-3 के बाद भी घोषित किया जाता है। लेकिन भाई ईरान की आवाम की कोई गलती नहीं, और खामनेई इस देश में, इस दुनिया के अंदर जिंदा दिल लीडर के तौर पर जाने जाएंगे और जाने जा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू कहते हैं कि हमने एक तानाशाह को मार गिराया है। बिल्कुल। देखिए, एक बात और ध्यान रखना कि रामायण के अंदर एक बात थी कि राम और रावण का युद्ध था, ठीक है, और रावण राम जी से, ठीक है, हर शैली में बड़ा था, चरित्र को छोड़ के। रावण के पास धन बल ज़्यादा था, शस्त्र बल ज़्यादा था, सेना ज़्यादा थी, पैसा ज़्यादा था, बुद्धि भी ज़्यादा थी, और भक्ति भी ज़्यादा थी। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो था कैरेक्टर, चरित्र का। मुकाबला धन बल बुद्धि का नहीं था, चरित्रहीन और चरित्रवान व्यक्ति के बीच का था। और रामायण के युद्ध में चरित्रवान व्यक्ति की जीत हुई। ये भारत और दुनिया का पहला इतिहास है जहां 2 चरित्रहीन जीत रहे हैं और एक चरित्रवान हार गया। खामनेई का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं आया था, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है। खामनेई का नाम कभी एप्स्टीन फाइल के साथ नहीं जोड़ा गया, जेफरी एप्स्टीन से नहीं जोड़ा गया, लेकिन इजराइल के प्रेसिडेंट का नाम जोड़ा गया। तो ये देखने वाली बात है कि पूरी दुनिया चरित्रहीनों के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया चरित्रहीनों के साथ कह रही है कि वाह क्या कर दिया ट्रंप, वाह क्या कर दिया नेतन्याहू। लेकिन वहां एक चरित्रवान व्यक्ति था, सिंगल ड्रेस वाला। कभी देखना नेतन्याहू की ड्रेस क्या पहनता है वो व्यक्ति, इस्लामिक है, शिया मुस्लिम है, अपने कपड़े पहनता। हमारे यहाँ भी सिंगल ड्रेस वाला आदमी है, लेकिन उसकी सिंगल ड्रेस और इसकी सिंगल ड्रेस में पता है क्या फ़र्क है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक वर्दी पहन के, एक वेशभूषा पहन के अपनी गरीबी का बखान नहीं करता, अपनी धार्मिक विचारधारा का बखान नहीं करता, बल्कि वो इस एक वेशभूषा के बिहाफ पर प्रदेश में विभाजन पैदा करता है। लेकिन खामनेई उस एक वेशभूषा के बिहाफ पर पूरी दुनिया को यूनाइट करने का काम कर रहा था, पूरी दुनिया के इस्लामिक लोगों को यूनाइट करने का काम कर रहा था और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा था कि भाई तुम लीडरशिप इस तरीके से भी चला सकते हो। अरे एप्स्टीन फाइल में नाम नहीं था, लेकिन महिलाओं के अधिकार की बात तो नहीं कर पाते थे ना ईरान में। महिलाओं के अधिकारों की बात देखिए, वो देश का अपना निजी मामला होता है और हर जगह विरोध चलता है। महिलाओं के अधिकारों की बात करो तो क्या ईरान के अंदर किसी तरीका प्रतिबंध है महिलाओं की शिक्षाओं पर? वो ड्रेसअप कोड को लेके थी बातें, जिसमें कहा गया कि ईरान ने बुर्का बैन हटा दिया और फलाना ढिमकाना ईरान की, और ऐसी बातें अफगानिस्तान में भी चलती हैं और दुनिया भर के देशों में चलती है। और ऐसा है भी कि इस्लाम में कुछ मान्यता ऐसी हैं, लेकिन यहाँ पर बात पॉलिटिकल हो रही है और आप बात करो रिलीजियस सेंटीमेंट पे। रिलीजियस सेंटीमेंट पे खामनेई का कोई बयान नहीं आता है, रिलीजियस सेंटीमेंट पे वहाँ के उलेमा बयान करते हैं। रिलीजियस सेंटीमेंट पे हमेशा, और एक बात और ध्यान रखना, कई लोगों को लगता है इस्लाम सऊदी से चलता है, ईरान से चलता है। इस्लाम चलता है मुफ्तियों से, और मुफ्ती जो चलते हैं वो मिस्र से चलते हैं, इजिप्ट से चलते हैं, या फिर आपके मुल्क शाम इराक से चलते हैं। तो वहाँ के जो फतवे होंगे वो पूरी दुनिया में वैलिड माने जाते हैं। ईरान फतवा नहीं देता है और ना ईरान को अधिकार है। हाँ, आयतुल्लाह खामनेई एक धर्म की लीडरशिप कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक, एक विशेष दर्जा होता है, लेकिन उन पर धार्मिक टिप्पणी का कोई मामला नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अभी तक एक ट्वीट भी नहीं है प्रधानमंत्री का। जी, यही अफसोस की बात है कि बुद्ध के देश से आने वाले प्रधानमंत्री बुद्ध के विचारों को नहीं जानते। बुद्ध के विचारों में पहली बात तो यही है, धम्मम शरणम गच्छामि, कि जब सब खत्म हो जाए तो धम्मम बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है कि बुद्ध की शरण में आ जाओ, धर्म की शरण में आ जाओ, यानी अन्याय को खत्म कर दो। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि इस्लाम दहशतगर्द धर्म है, इस्लाम में कट्टरता बहुत है, इस्लामिक लोग कट्टर बहुत होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का भ्रमण करो, कट्टरता इस्लाम में नहीं होती, कट्टरता बहुसंख्यकवाद में होती है। फिर वो कोई भी धर्म हो, जहाँ जो धर्म बहुसंख्या में होगा वहाँ कट्टरता होगी। बांग्लादेश में इस्लाम बहुसंख्यक है तो कट्टरता है। दुनिया के तमाम देशों में जहाँ जो कट्टरवादी है वो बहुसंख्यक है। मैं पूछ रहा हूँ, रोहिंग्या के मुस्लिम जो है, म्यांमार में जो मुसलमान मारे, भगवान बुद्ध को मानने वाले तमाम शांत लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले तमाम अहिंसा का संदेश देते हैं, लेकिन वहाँ मुसलमानों के साथ नरसंहार हुआ। क्यों हुआ? हो सकता है गलती रही हो, लेकिन नरसंहार हो जाना किस चीज़ की रवायत को प्रेजेंट करता है, किस चीज़ को बता रहा है? बता रहा है बहुसंख्यकवाद को। और पूरी दुनिया में मुसलमान बहुसंख्यक नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिश्चियनिटी बहुसंख्यक है और भारत में हिंदुज़म बहुसंख्यक है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कट्टरता कहाँ है, कट्टरता क्या, किस चीज़ का नाम है। मुसलमानों का शोषण सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है, और अगर एक देश परमाणु शक्ति नहीं है तो उसको दबाने की कोशिश हो रही है। फिर मामला यूक्रेन का हो, प्रधानमंत्री भाई शांति की बात भारत करता है, हमेशा खड़ा रहेगा शांति के लिए। कई बार शांति के लिए भी परमाणु शक्ति चाहिए। भारत शांति की बात करता तो भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के युद्ध के लिए भैया सेटलमेंट करा सकते कि शांत करा दिया जी, वॉर रुकवा दी पापा ने। पापा वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं ईरान की? पापा वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की? पापा वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं अमेरिका की? पापा अमेरिका को नहीं समझा पाते। क्या अमेरिका बड़े अच्छा फादरलैंड है? मैं तो भूल गया था कि भाई इजराइल तो फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है ना? तो पापा वॉर नहीं रुकवा सकते, पापा को दूसरे पापा मिल गए, शायद ऐसा है। देखिए सीधी सी बात है, इस देश में देश के प्रधानमंत्री ने देश को इंटरनली तो मूर्ख बनाया है, देश के लोगों को इंटरनेशनली भी मूर्ख बनाया है। दुनिया में घूम घूम के कि मोदी का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बस इतना बज रहा है कि मोदी के डंके को जब भी बजाने की कोशिश करो आवाज़ फुस की आती है, ठीक है, उसमें कुछ आवाज़ नहीं आती। अभी भी मोदी जी ने शायद ट्वीट किया हो, मगर वो इनविजिबल ट्वीट है, दिख ही नहीं रहा है। और मोदी जी चश्मा लगा के देखते होंगे मिस्टर इंडिया वाला, हाँ श्रद्धांजलि दे दी है मैंने। तो ये सोचने की बात है। तो भाई इस देश में मोदी जी इंटरनेशनली देखो, दुनिया भर के एयरपोर्ट पर जाते हैं, कोई पैर छूता है, कोई गलबैयाँ करता है। अभी नेतन्याहू से मिले थे तो मिल रहे थे, बढ़िया तरीके से मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, बहुत बढ़िया तरीके से मिले थे। लेकिन मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई ईरान हमारा शुभचिंतक है, आप उसके साथ ऐसा ना करो, कुछ प्रतिबंध हटा दो, तब तो बात समझ में आती। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं हटा पा रहे।
अरे अमेरिका तो कह रहा है कि हम शांति के लिए सब कर रहे हैं और शांति से पूरी दुनिया में आएगी। अमेरिका की शांति का पता तो जापान के हिरोशिमा से पता लगा लो। जापान के हिरोशिमा को बर्बाद करने वाला कौन, पहली बार इस दुनिया में परमाणु बम से हमला करने वाला कौन। पूरी दुनिया जानती है अमेरिका की शांति के बारे में, रशिया जानता है अमेरिका की शांति के बारे में, सोवियत रूस अच्छे से जानता है अमेरिका की शांति के बारे में, यूक्रेन जानता है अमेरिका की शांति के बारे में, इराक जानता है अमेरिका की शांति के बारे में। पूरी दुनिया में इकलौता देश अमेरिका तो है जो पूरी दुनिया में वॉर करके शांति मचाना चाहता है। पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है अमेरिका जाता है, अपनी नाटो सेना भेजकर कंट्रोल करना चाहता है। इराक में अमेरिका सैनिक क्यों पहुंचे, कतर में अमेरिका के सैनिक क्यों पहुंचे, जापान में एटम बम क्यों गिरा, मुझे बताओ। रशिया और अमेरिका की बनती क्यों नहीं, चाइना के साथ युद्ध जैसी स्थिति क्यों होती है, भारत पे टैरिफ क्यों लगाया जाता है, इजराइल के साथ बन रही तो क्यों बन रही है, और फिलिस्तीन के साथ अगर समर्थन दे रहा है अमेरिका तो क्यों दे रहा है। अगर दुनिया भर में जहां जहां तेल का भंडार है वहां अमेरिका की नजर क्यों है। ये कैसी शांति है अमेरिका की जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। ये कैसी शांति है, ये कैसी लाल था कि पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ नहीं देख पा रही और अमेरिका पूरी दुनिया की तरफ देख पा रहा है। तो ये शांति वांति कुछ नहीं है, एक लोभ है, लालच है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का लालच है। और इतनी तगड़ी शांति कि आज तक लोग बच्चे अपंग और अपंग पैदा हो रहे हैं। भाई अगर अमेरिका वास्तव में शांति चाहता तो अब बच्चे अपंग नहीं होने चाहिए, एटम बम नहीं करना चाहिए था हिरोशिमा में। और नाम बदनाम करते हैं मुसलमान दहशतगर्द है। पहला विश्व युद्ध किसके चक्कर में हुआ भाई, हिरोशिमा का हाल किसके चक्कर में हुआ, रशिया यूक्रेन का युद्ध किसके चक्कर में हुआ, ये दुनिया के बड़े बड़े युद्ध किसके चक्कर में हुए, सब अमेरिका के चक्कर में हुए। और अमेरिका एक क्रिश्चियनिटी प्रधान देश है। तो आज जब सारी चीजें अमेरिका की वजह से हो रही हैं तो इस्लाम टारगेट पे कैसे आ जाता मुझे ये समझ में नहीं आता। मुस्लिम देश कैसे टारगेट पे आ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। बड़े बड़े युद्धों में बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लेकिन इस्लाम टारगेट किया जाता है, इस्लाम दहशतगर्द होता है। भाई मैं मानता हूं कि जहां जो बहुसंख्यक होगा वहां उसकी चलेगी और वहां आतंकवाद भी पनपता है, इससे मुंह नहीं निकाल सकते। लेकिन आतंकवाद को पैदा करने वाला कौन, ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला कौन, आईएसआईएस के बगदादी को पैदा करने वाला कौन, ये जितने आतंकवादी इनको फंडिंग करने वाला कौन, हमारे देश में पड़ोस में पाकिस्तान है इसको फंडिंग करने वाला कौन, सब जानते हैं अमेरिका है। और इसके बावजूद कहो कि अमेरिका शांति चाहता है। पूरी दुनिया में अगर अशांति का संकट है तो एकमात्र देश है अमेरिका, उसकी वजह से अशांति का संकट, वरना दुनिया का कोई देश किसी देश के ऊपर कंट्रोल करना नहीं चाहता। रशिया अपनी मस्ती में है, एक चाइना, अमेरिका के बाद दूसरा देश अगर कोई जानते हो तो चाइना। ये दो देश हैं जो विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं और जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, भारत में जो भक्त हैं वो खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो हमारी आस्था जुड़ गई है, फादरलैंड हो गया इजराइल। पिंकी चौधरी मिठाई बांट रहा है। हाँ, तो पिंकी चौधरी ने उस वक्त मिठाई क्यों नहीं बांटी थी जब अमेरिका ने भारतीय लोगों को हथकड़ी पहनाकर भेजा था, प्लेन में भेजा था, एयर जेट में भेजा था, ठीक, एयरफोर्स के प्लेनों में भेजा था, बिना खाना पीना दिए 24 घंटे भूखा रखा था। ये वही पिंकी चौधरी, इसको पता नहीं था कि उस प्लेन से आने वाले कौन थे, और उनमें तो हिंदू भी बहुत थे। तो फिर एक बात बताओ कि जहां जो देश हम पे टैरिफ लगा रहा है, जो देश हम उसके साथ खड़े हैं, और जो देश हम पे 14,000 डॉलर का 14,000 अरब डॉलर का जो है हम पे बेनिफिट कराता है, ठीक है, करोड़ डॉलर का हम पे बेनिफिट कराता है, हम उसके विरोध में खड़े हैं। जो हम पे पाकिस्तान के युद्ध के दौरान में जो हमारी मदद करता है, हम उसके विरोध में खड़े हैं। तो भाई ऐसे लोगों को पगलेट ही कहा जाएगा ना। मुझे नहीं लगता पिंकी चौधरी कभी स्कूल गया होगा, और अगर गया होगा तो अपनी एक क्लास में 5-10 बार तो फेल हो गया होगा, 6ठी 7वीं में। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसने अपने बच्चों को भी पढ़ाया होगा। हर्ष नाम का इसका लड़का है। तो जिन लोगों का मेंटल स्टेटस खराब हो वो क्या देश के इंटरनेशनल टॉपिक्स पर बात करेंगे। उसको तो गाजियाबाद की नहीं पता, उसको अपने देश की नहीं पता, वो क्या बात करेगा। और उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्या कि वो सेलिब्रेट करे। और ये वही पिंकी चौधरी है जो यति नरसिम्हानंद का चेला है। यति नरसिम्हानंद गिरी कौन है? जो इस देश को परमाणु संपन्न शक्ति बनाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनको गाली देने वाले व्यक्ति का नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। APJ अब्दुल कलाम को आतंकवादी गद्दार कह दिया। तो ये पिंकी चौधरी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती को पता होना चाहिए कि अगर भारत आज परमाणु संपन्न शक्ति ना होता तो भारत में भी वॉर हो रही होती, और पाकिस्तान जैसा देश भारत पर आंख दिखा रहा होता, अमेरिका जैसा देश भारत को कंट्रोल कर रहा होता। ये परमाणु की संपन्नता ये है कि सब कुछ भी ना होते हुए भी हम वीकर हैं पूरी दुनिया की नज़र में, हम डेड इकोनॉमी माने जाते हैं पूरी दुनिया की नज़र में, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के देश हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखते हैं। और वही चाहता था ईरान, जो भारत हो चुका है, कि पूरी दुनिया के देश उसकी तरफ गलत निगाह से ना देखे। और इस मामले में अगर ईरान ऐसा चाहता था तो कुछ गलत नहीं करता था, यूक्रेन ऐसा चाहता था तो कुछ गलत नहीं करता था। अच्छा, भाजपा कहती है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति बहुत मजबूत बनाई, कूटनीति तरीके से काम किया जाता है, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं आया, इस पर कैसे देखते हैं? मोदी जी ने कूटनीति नहीं, झूठ नीति बनाई है। हाँ।
ठीक है। और वो झूठ नीति ऐसी है कि वो पहला व्यक्ति, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं इस देश के कि वो सामने शीशे में खड़े हो जाते होंगे और अपनी शक्ल को देखते होंगे और शक्ल पे एक बार इमेजिन करते होंगे कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है, और फिर कहते होंगे वाह मान गया डील, ऐसी आंख मारते होंगे शीशे में, उनको लगता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने मार ली। ये ठीक वैसा ही है, समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड ना बने तो वो खुद ही साड़ी पहन के शीशे में अपने आप को देख ले और आंख मार ले कि लड़की ने आंख मारी। ऐसा ही है जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री का यही हाल है। दुनिया भर के लीडरों से मिलते हैं और खुद ही इमेजिन कर लेते हैं यही मिल रहा था मुझसे गले, वाह इसने तो डील पक्की कर ली। तो भाई इस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई कूटनीति नहीं है, झूठ नीति है, कोई मजबूत नीति नहीं है, देश में फूट नीति है, और इस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। इससे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, कम से कम डिसीजन लेने की पावर तो थी। नरेंद्र मोदी जी 7 जन्म भी लोगे तो इंदिरा गांधी जैसा जिगरा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सोच पैदा नहीं कर सकते तुम, इतने कमजोर नेता हो तुम। इस देश में लीडरशिप करने के लिए ना जिगरा चाहिए। जिगरा नेहरू के पास, अटल बिहारी वाजपेयी के पास मानता हूं मैं, और इंदिरा गांधी के पास मानता हूं, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है मोदी जी। तुम इस देश में एक मदारी की तरह हो, नचा सकते हो, घुमा सकते हो, बहला सकते हो, सत्ता में बने भी रह सकते हो, सत्ता की मलाई भी चाट सकते हो, मगर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, देश को एक विजन नहीं दे सकते।